बदलते आर्थिक एवं खुले बाजार के विकास का एक स्वरूप है मॉल सेंटर, ताकि लोगों की हर जरूरतों को एक ही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में पूरा किया जा सके। आप यहाँ देखें, सीमेंट व कंक्रीट से बने जंगलों के बीच में एक पाटलिपुत्र प्लाजा है, जहाँ दिन के 12 बजे हैं और लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन बेखबर हैं कि कोई आपदा यहाँ आ सकती है। तभी देखें, ये क्या, भूकंप के हल्के झटके, फिर तेज झटके महसूस किए गए हैं और चारों ओर अफरा तफरी का माहौल मच गया है। लोग भाग रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। ये क्या, पाटलिपुत्रा प्लाजा धीरे धीरे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस बीच प्लाजा के मैनेजर ने पास के पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी और मदद मांगी। इस प्रकार की विषम परिस्थितियों में स्थानीय लोगों, स्वयंसेवी संगठनों और पुलिस प्रशासन तथा साथ ही साथ सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की अहम भूमिका होती है, जो कि सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ के द्वारा पहले से ही ट्रेनिंग पाए हुए होते हैं। यहाँ स्थानीय लोग, पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस पहले ही पहुंच चुके हैं, ताकि हताहतों को प्राथमिक उपचार दिया जा सके तथा राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन जरूरत पड़ने पर घटना की जानकारी एनडीआरएफ इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बीटा पटना को देते हैं और मदद मांगते हैं। इस बीच जब तक एनडीआरएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचे, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हताहतों को यथासंभव उपचार देने की कोशिश करते हैं। इसी बीच कमांडेंट 9 बटालियन एनडीआरएफ बीटा पटना श्री सुरजीत सिंह गुलेरिया के निर्देशानुसार एक हैवी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम, जो कि 24 घंटे तैयार रहती है, घटना स्थल पर पहुंचती है। इस प्रकार की घटनाओं में प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ टीम कमांडर घटनास्थल का जायजा लेते हैं और जरूरी सूचनाओं का संचरण करते हैं। अभी भूकंप के दौरान यहाँ काफी क्षति हुई है सर। 4 मंजिला ये इमारत है। 20 से 25 लोग फंसे होने की संभावना है सर। जो भी एजेंसीज यहाँ काम कर रही है, कृपया थोड़ी देर के लिए अपना काम बंद कर दें। एनडीआरएफ की टीम पहुँच गई है, इन्हें अपने कार्य करने में मदद करें। मैं यहाँ बताता चलूं कि इस यूएसएआर यानी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम में मुख्यतः 5 कंपोनेंट होते हैं: मैनेजमेंट कंपोनेंट, सर्च कंपोनेंट, रेस्क्यू कंपोनेंट, मेडिकल कंपोनेंट और लॉजिस्टिक कंपोनेंट। यह टीम डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निकल सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने में माहिर होती है तथा इसमें यह काबिलियत होती है कि यह संसार के किसी भी देश के किसी भी स्थान पर 24 घंटे के अंदर डिप्लॉय की जा सके तथा 2 अलग अलग डिजास्टर साइट्स पर एक साथ 10 दिनों तक लगातार कार्य कर सकती है। इस टीम में सर्च के लिए हेलीकॉप्टर्स, कैनाइंस के अतिरिक्त लाइव डिटेक्टर्स का भी इस्तेमाल बखूबी किया जाता है। जरूरी सूचनाओं का संचरण करने के बाद यूएसएआर टीम कमांडर अपनी टीम को ब्रीफ करता है। इसके दौरान सेफ्टी प्रिकॉशन, इमरजेंसी एस्केप रूट, सेफ्टी जोन और ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले सेफ्टी सिग्नल्स के बारे में बताकर ऑपरेशन को शुरू करने का निर्देश जारी करते हैं। एक्शन का आदेश मिलने के बाद में टीम का सर्च कंपोनेंट, जिसका एक हिस्सा सीवीआरएन कंपोनेंट होता है, हरकत में आकर डिजास्टर साइट पर सीन टेप और कोन की मदद से सीन सिक्योर की कार्रवाई करते हैं। इसी बीच सेफ्टी ऑफिसर ने इंडिविजुअल का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट चेक किया, ठीक है या नहीं है, कंफर्म किया और टीम हजार्डस मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए निकल पड़ती है। और ये टेल डिटेक्टर, जिसकी मदद से ये देखें, इशारा किया, डिटेक्टर्स ने हजार्डस मटेरियल को रिकवर किया। रिकवर करने के बाद में टीडीएस के गोल्डन रूल, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग को ध्यान में रखते हुए उसे कवर करके ले जाकर गार्बेज एरिया में शिफ्ट किया। इसी बीच टीम कमांडर द्वारा अपने एयर कंपोनेंट से ऑपरेशन साइट्स का ऑब्जर्वेशन कराया जा रहा है, ताकि ऑपरेशन ठीक चल रहा है या नहीं समझा जा सके। अब सीबीआरएन कंपोनेंट ने एक एलपीजी गैस सिलेंडर में रिसाव को डिटेक्ट किया है और इसी
डिटेक्शन टीम के द्वारा डीएम किट की मदद से इस सिलेंडर के रिसाव को रोका जाएगा। यहां पर नोजल लीकेज है। यह काम बहुत जोखिम भरा होता है। किसी भी प्रकार की गलती भारी पड़ सकती है और डिटेक्टर्स की जान खतरे में भी आ सकती है। वापस गार्बेज एरिया में ले जाते हुए सावधानी से इसे रखा गया। अगर जरूरत पड़े तो गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस को निकालने की भी व्यवस्था होती है। इसी बीच सेफ्टी ऑफिसर एक बोतल में आधा पानी भर के उसे घटनास्थल पर रखकर निगरानी में रखते हैं, ताकि आफ्टर शॉक का पता करने के बाद में रेस्क्यूअर्स जो कि बचाव कार्य में लगे हुए हैं को सही समय पर सूचित करके उन्हें सेफ्टी जोन में ले जाने का निर्देश जारी किया जा सके। इसके अतिरिक्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने ध्वस्त ढांचे के ऊपर में इंसराज मार्किंग की है। मैं बताना चाहूँगा, यहाँ इस पद्धति में 1 मीटर बाई 1 मीटर के स्क्वायर में जरूरी सूचनाएं इंगित की जाती हैं, जो कि एक रेस्क्यूअर और रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसी बीच डिटेक्शन टीम के मेंबर एक विक्टिम को, जो कि ध्वस्त ढांचे के बाहर था, बैकबोर्ड पर स्टेबलाइज करके उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल सेंटर तक ले आते हैं। यहाँ उसे इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इनिशियल ट्रीटमेंट के दौरान उससे नेक इंजरी से बचाने के लिए सर्विकल कॉलर लगाई जाती है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसे ऑक्सीजन दी जाती है। साथ ही साथ उसके हेड को स्टेबलाइज किया जाता है ताकि फर्दर किसी नेक इंजरी से उसे बचाया जा सके। इसके बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो विक्टिम को ईएमएस यानी इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम के हवाले किया जाए। इसके बाद में सर्च कंपोनेंट कमांडर अपनी सर्च कंपोनेंट के मेंबर्स को हेलिंग लाइन सर्च मेथड के द्वारा विक्टिम को लोकेट करने के लिए कहते हैं। इस विधि में सुनने की शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपोनेंट कमांडर अपने सभी रेस्क्यूअर्स को हेल करने के लिए कहते हैं, कोई मेरी आवाज सुन रहा है तो सहायता के लिए पुकारे, अन्यथा किसी ठोस वस्तु पर 5 बार प्रहार करे। जिस भी दिशा से मदद की गुहार आती है, सभी रेस्क्यूअर्स इस दिशा में हाथ से दिशा बताते हैं, जिसे कंपोनेंट कमांडर साइट स्केच पर इंगित कर लेते हैं। इसके बाद स्वान दस्ते द्वारा रबल्स में फंसे या दबे विक्टिम की खोज की जाती है। यहाँ पर स्वान की घ्राण शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। स्वान ने यहाँ पर विक्टिम को खोज निकाला है। स्वान दस्ते के साथ ही साथ सर्च कंपोनेंट के मेंबर द्वारा जमीन के नीचे दबे विक्टिम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है। इसी बीच रेस्क्यूअर ने एक विक्टिम को लोकेट किया है। आपकी उम्र कितनी है? आपके साथ कितने बंदे फंसे हुए हैं? आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है? आप चिंता न करें, हम आपके पास जल्द से जल्द रिस्क्यू करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब सर्च कंपोनेंट्स के द्वारा विक्टिम्स एलोकेशन की कार्रवाई पूरी कर ली जाती है तो विक्टिम्स तक अप्रोच रूट बनाया जाता है। देवियों एवं सज्जनों, अभी आपका ध्यान बिल्डिंग के ऊपर ले जाना चाहूंगा, जहां पर हॉरिजॉन्टल अप्रोच न तैयार हो सकने की वजह से बचाव दल वर्टिकल अप्रोच बनाकर विक्टिम्स तक पहुंचने की कवायद में लगे हुए हैं। सर्च के दौरान हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में फंसे हुए लोगों तथा हताहतों को लोकेट किया जा सके। अभी आप देख रहे हैं कम अलोंग की मदद से K9 डॉग को बिल्डिंग के ऊपरी हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है ताकि वॉइड स्पेस या कन्फाइंड स्पेस में फंसे हुए विक्टिम्स को लोकेट किया जा सके। इसी बीच क्षतिग्रस्त कार अंदर एक विक्टिम होने की संभावना स्प्रेडर के माध्यम से दरवाजा खोलते हुए मेडिकल टीम आ पहुंची है। यहां पर जरूरी है कि विक्टिम के नेक रीजन यानी उसके स्पाइनल रीजन को सिक्योर किया जाए सर्विकल कॉलर के द्वारा और उसे हाफ बैकबोर्ड पर जिस स्थिति में है उसी स्थिति में स्टेबलाइज किया गया। उसके बाद सावधानी पूर्वक मेडिकल टीम के द्वारा फुल बैकबोर्ड पर स्टेबलाइज किया जा रहा है।
यहाँ पर ध्यान रखते हैं उसके स्पाइनल में किसी प्रकार की कोई इंजरी न हो और उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी मेडिकल सेंटर ले जाते हुए अभी आप देखें एक बिल्डिंग से रेस्क्यूअर्स के द्वारा रेस्क्यू रूट न मिलने के कारण बिल्डिंग टू बिल्डिंग रेस्क्यू के द्वारा स्ट्रेचर में बांधकर विक्टिम को दूसरी बिल्डिंग में पहुंचाया जा रहा है। उसके बाद सुरक्षित स्थान जमीन पर स्ट्रेचर के माध्यम से ही स्ट्रेचर लोअरिंग मेथड को इख्तियार करते हुए यहाँ पर कंट्रोल रोप का इस्तेमाल करते हैं। विक्टिम को जमीन पर सावधानी से उतारा जाता है और मेडिकल सेंटर तक विक्टिम को पहुंचाया जाता है, जहां पर उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे ईएमएस के हवाले भी किया जा सकता है ताकि उसे एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए भेजा जा सके। इसके अलावा रेस्क्यूअर्स पीके बैग थ्योरी को अपनाते हुए विक्टिम्स को अपने पीठ पर लादकर धीरे धीरे सावधानीपूर्वक सेफ स्थान पर उतरते हैं और विक्टिम को इमरजेंसी मेडिकल सेंटर पर लेकर जाते हैं, जहां उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दिया जा सके। हॉरिजॉन्टल अप्रोच के दौरान जैसे ही विक्टिम का पता लग जाता है, उसके बाद में जो भी बाधा विक्टिम तक पहुंचने में होती है, चाहे वुड की हो, ब्रिक की हो, स्टील की हो या फिर कंक्रीट की, सबसे पहले परचेज होल बनाते हैं और विक्टिम लोकेटिंग कैमरे की मदद से स्क्रीन पर विक्टिम की पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं और फिर 70 सेंटीमीटर बाई 70 सेंटीमीटर का ट्रायंगुलर रूट बनाते हैं और इन्हीं रूट से विक्टिम तक पहुंचकर इन्हीं रास्तों से विक्टिम को बाहर निकालते भी हैं। जैसे ही हॉरिजॉन्टल अप्रोच रूट तैयार हो जाता है तो वर्टिकल अप्रोच की ज़रूरत खत्म हो जाती है और सभी रेस्क्यूअर्स रिपलिंग के माध्यम से बिल्डिंग से नीचे सेफ स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही 70 बाई 70 सेंटीमीटर का ब्रीच होल तैयार हो जाता है तो रेस्क्यूअर्स द्वारा रेबल्स जो ऑब्स्टिकल के रूप में होते हैं रास्ते में, उन्हें हटाने की कवायद शुरू की जाती है। जब रेबल्स हट जाते हैं और कार्रवाई खत्म हो जाती है, उसके बाद में डॉक्टर्स की टीम तेजी से इसी रास्ते को अख्तियार करते हुए विक्टिम तक पहुंचती है। सावधानीपूर्वक उसका वह पार्ट जो कि अफेक्टेड है और यहाँ पर क्रश सिंड्रोम की इंजरी दिखाई दे रही है, भारी भरकम ध्वस्तावशेष जो है उसमें विक्टिम का हाथ दबा हुआ है। यहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर उसे प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि किसी भी फर्दर इंजरी को नकारा जा सके। आपसे अनुरोध है कि आप अपना ट्रॉमा आईसीयू एक्टिवेट करें। हम 1 बाय 1 विक्टिम स्टेबलाइज करके आपके पास भेज रहे हैं, प्लीज। सावधानीपूर्वक विक्टिम को स्ट्रेचर पर स्टेबलाइज किया जाता है और वहीं से फर्दर या एडवांस ट्रीटमेंट देने के लिए ईएमएस को अलर्ट करके विक्टिम को तुरंत एडवांस हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए सदर हॉस्पिटल या नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है। अंत में जब सभी हताहतों को ध्वस्त ढांचे से निकाल लिया जाता है, उसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू टीम कमांडर अपनी टीम के द्वारा सर्च की कार्रवाई पुनः करवाते हैं। इसमें मैनुअल सर्च और मैकेनिकल सर्च, जिसमें केनाइन सर्च और दूसरे मैकेनिकल इक्विपमेंट शामिल हैं, के द्वारा सर्च करवाया जाता है ताकि किसी भी कोने में कोई भी जीवन की किरण बची न रह जाए। यहाँ पर प्रत्येक कंपोनेंट के द्वारा सब टीम कमांडर को रिपोर्ट दी जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जीवित विक्टिम या मृत विक्टिम मलबे में फंसा हुआ नहीं है। तो ऑप्स कमांडर सिविल इंजीनियर द्वारा इंसराज मार्किंग पर जरूरी सूचनाओं के साथ साथ
ऑपरेशन खत्म होने का समय इंगित करवाता है तथा ऑपरेशन खत्म होने की रिपोर्ट टीम कमांडर को देता है। टीम कमांडर पूरी टीम को डीब्रीफ करता है। टीम, आपने बहुत ही अच्छा काम किया। ये बिल्डिंग जो बुरी तरह ध्वस्त था, इसमें से आपने जो विक्टिम जिस तरह से निकाले हैं और जिस तरह से आपने अपना सेफ्टी प्रिकॉशंस रखा है, वो आपके पूरे कार्य के लिए आप सबों को बहुत बहुत बधाई हो। साथ ही इस ऑपरेशन के दौरान जो हमने अच्छे चीज किए हैं उनसे याद रखें। दौरान अगर कोई गड़बड़ी हुई है, जो लेसन लर्न है, उसे भी हम ध्यान रखेंगे और अपने अगले ऑपरेशन के दौरान अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। अगर आप में से कोई छुट्टी जाना चाहता है, आप बेशक छुट्टी जा सकते हैं और आपको पुनः इसके लिए ढेर ढेर बधाई हो। थैंक यू। साथ ही जो ऑपरेशन के दौरान आपके इक्विपमेंट में कमी आई है, उसे तुरंत रिपेयर करा ले। दोबारा ऑपरेशन के लिए तैयार है? थैंक यू। ऑपरेशन सेक्शन टेक चार्ज। भारत माता की